आप सभी लोगों को नमस्कार। सोंधी माटी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में विजयनगर साम्राज्य किया था, विजयनगर साम्राज्य पर काफ़ी कुछ बातें की हम लोगों ने। विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेवराय को देखा था। कृष्णदेवराय के विषय में देखा कि कृष्णदेवराय को आंध्र भोज कहा जाता था और उनके दरबार में अष्टदिग्गज विराजते थे। अष्टदिग्गज यानी 8 तेलुगु कवियों का एक समूह था। तो विजयनगर के साथ ही साथ मोहम्मद तुगलक के सामने जो दक्षिण भारत में दूसरा सबसे बड़ा राज्य पृथक हुआ उसका नाम था बहमनी राज्य। बहमनी राज्य दक्षिण में क्या था, अमीराने जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने नियुक्तियां की थी दक्षिण में, उसमें 100 गांवों पर जो लोग नियुक्त किए जाते थे उनको बोलते थे अमीराने सदा। अमीर ए सदा या अमीराने सदा, ये प्रशासक होते थे 100 गांवों के। सदा मतलब यहाँ पर 100 से है। 100 गांवों के प्रशासक क्या कहलाते थे? अमीराने सदा। जो अमीराने सदा होते थे ये शक्तिशाली हो जाते थे। दक्षिण में इन्होंने विद्रोह किया मोहम्मद बिन तुगलक के सामने। पहले गुजरात में विद्रोह किया, गुजरात का विद्रोह जो है फेल हो गया। फिर दक्षिण में बहमनी के आसपास भी विद्रोह हुआ और ये विद्रोह इस्माइल नामक आदमी ने किया, वो भी फेल हो गया। इसके बाद जफर खान नामक व्यक्ति ने, यह भी अमीराने सदा का ही एक भाग था, इसने विद्रोह किया 1347 में और इसने शाही सेना को पराजित कर दिया। शाही सेना को पराजित कर दिया इसने और उपाधि ली अलाउद्दीन बहमन शाह की और 1347 में बहमनी नामक राज्य की स्थापना की। बस आपका प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 जफर खान नामक व्यक्ति द्वारा की गई, जिसने अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि ली थी। इसी का एक नाम मिलता है हसन गंगू, याद रखिएगा, हसन गंगू। परीक्षा में भी पूछा गया तो यही नाम यूज हुआ है कहीं पर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हसन गंगू। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा बनाई। जो पहला शासक था जफर खान, अलाउद्दीन बहमन शाह, गुलबर्गा बनाई और गुलबर्गा का नाम रखा एहसानाबाद। एहसानाबाद नाम रखा इसका। ये बहमनी की शुरुआत हम लोग करते हैं यहाँ से। फिर इसने क्या किया, अपने साम्राज्य को 4 सूबों में बांटा। उस समय सूबों को कहते थे 4 सूबे, बाद में वही 8 हो गए। अतराफ शब्द है एक्चुअली, ये अतराफ एक शब्द है। अतराफ, अतराफ का मतलब है प्रांत। तो इसने 4 सूबों में बांटा। बाद में एक व्यक्ति महमूद गंवा आएगा, वो इनको 8 तरफों में बांटेगा, यानी 8 प्रांतों में बांट देगा और राज्य करने लगा बहमनी। अच्छा, आप कभी एटलस में देखेंगे तो बहमनी और विजयनगर की सीमाएं टच करती हैं और बहमनी और विजयनगर का संघर्ष हमेशा चलता रहा। देखिए, कभी भी कोई भी प्रश्न आप लिखित परीक्षा में लिखेंगे या किसी भी चीज़ का कारण खोजने का प्रयास करेंगे तो उसको कहाँ पर आप मूल में कहाँ जाएंगे? उसके सामाजिक कारण खोजेंगे, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, अगर युद्ध हो रहे हैं तो सामरिक और भौगोलिक। इतनी अगर कारण आपने किसी प्रश्न में खोज लिए तो आप किसी भी प्रश्न को बहुत मजबूती से लिख सकते हैं। मैं निकट भविष्य में आप कभी लिखित परीक्षा में बैठे या प्रश्न लिखना हो आपको, ऐसे लिखना हो आपको, तो आप इस चीज़ को अगर प्रयोग करेंगे इन तत्वों को, तो इन तत्वों पे आपका प्रश्न बहुत अच्छा, आंसर बहुत अच्छा बनेगा। लगेगा कि आपने सॉलिड लिखा है, ठीक से लिखा है, समझ कर लिखा है। तो जो विजयनगर बहमनी का संघर्ष था वो इन 4-5 कारणों से लगातार चलता रहता था। पहली बात तो भौगोलिक, इसलिए क्योंकि कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच रायचूर का दोआब था। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच रायचूर दोआब की जो स्थिति थी वो अपने आप में भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण था। इस वजह से इन दोनों में संघर्ष होता था। मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें हिट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ। फिर भौगोलिक के बाद क्या हो जाएगा आपका? सामाजिक रूप से। सामाजिक शब्द यहाँ पर वास्तव में धार्मिक के लिए जोड़ा गया है, सामाजिक धार्मिक। और धार्मिक कारण कहना अनुचित होगा। कुछ लोग कहते हैं विजयनगर को एक भूला हुआ साम्राज्य, किसी इतिहासकार ने कहा है विजयनगर एक लुप्त हुआ साम्राज्य था जो बाद में प्रकट हो गया। तो विजयनगर को माना गया, हिंदुओं से जोड़ दिया गया और बहमनी को मुस्लिमों से, इसलिए इसको विजयनगर को हिंदू मुस्लिम संघर्ष दिखाया जाने लगा, यद्यपि यह कारण अनुचित प्रतीत होता है। फिर राजनीतिक रूप से विजयनगर चाहता था अपना राज्य विस्तार, बहमनी चाहता था अपना राज्य विस्तार और जगह सीमित थी वही। तो फिर क्या होगा? दोनों में संघर्ष होगा। इस वजह से इनका राजनीतिक संघर्ष होता था।
आर्थिक रूप से जो रायचूर का दोआब है वो लोहे की खानें हैं, वहाँ हीरे की खानें हैं, यानी वो आर्थिक दृष्टि से बहुत समृद्ध था, इसलिए इनका संघर्ष होता रहता था। और सामाजिक और सामरिक रूप से, यानी युद्ध हर व्यक्ति चाहता है कि अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना, बहमनी भी चाहता था और विजयनगर भी चाहता था। ये कई कारण थे जिससे बहमनी और विजयनगर लगातार संघर्ष में रहते थे। अब बहमनी की शुरुआत हो गई, इसने अपनी सेना मजबूत की। इसके बाद अगला शासक बैठता ताजुद्दीन फिरोज शाह, एक बहुत विद्वान शासक था। लिखा है, देखिए एक शब्द इसके लिए, भाषाविद, तेलुगु, संस्कृत, ये तमाम भाषाओं का ज्ञानी था ये। इसने एक दौलताबाद में नक्षत्रशाला या वेधशाला का निर्माण कराया। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है, दौलताबाद में वेधशाला का निर्माण किसने कराया? फिरोज शाह ने। एक संत थे गेसु दराज, उनके साथ एक संघर्ष इसका हुआ। किस लिए हुआ आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आप जब कभी बहमनी पढ़ेंगे किसी भी बुक से तो आपको मिलेगा, पढ़िएगा। तो इसका गेसु दराज, मैंने इसलिए इसमें मेंशन कर दिया, एक बार परीक्षा में पूछा गया गेसु दराज के साथ संघर्ष किस बहमनी शासक का हुआ, तो ताजुद्दीन फिरोज शाह का हुआ। बस आपको इतनी बातें जाननी है। इसके बाद अगला शासक आता अहमद शाह। अहमद शाह ने उपाधि ली वली या संत। वली या संत की उपाधि किस व्यक्ति को मिलेगी? जो बहुत उदार होगा, समझ रहे हैं ना। तो फिर उदारता के मामले में अहमद शाह बहुत विनम्र था, उदार था, सहिष्णु था, इस वजह से इसको वली या संत की उपाधि दे दी। एक बात याद आ रही है कि जफर खान ने जजिया पर रोक भी लगवा दी थी, ये भी एक तथ्य है इसका, अलाउद्दीन बहमन शाह ने, याद रखिएगा। फिर अहमद शाह ने गुलबर्गा राजधानी से अपनी राजधानी कहाँ ले गया? बीदर ट्रांसफ़र कर लिया, यानी गुलबर्गा से बीदर अपनी राजधानी इसने ट्रांसफ़र कर ली। इसके बाद शासक बना हुमायूं। उसके विषय में केवल एक बात, क्योंकि बहुत क्रूर था तो इसको नाम लिया गया जालिम। हुमायूं का एक नाम है जालिम। किस शासक ने उपाधि ली जालिम की? हुमायूं को कहा जाता है। उपाधि क्या ली? जालिम कहा जाता है उसको। जब यह ताजुद्दीन फिरोज शाह था तो इसी के सामने एक महमूद गवां नामक व्यक्ति था, जो कि पर्सिया का निवासी था, पर्सिया का रहने वाला व्यापारी था। ये आया था व्यापार करने। महमूद गवां को ताजुद्दीन फिरोज शाह के सामने से ही एक महत्वपूर्ण पद दिया गया और ये साम्राज्य का वजीर बन गया। और वजीर कोई हल्का फुल्का नहीं, ये बहुत मजबूत वजीर, शक्तिशाली वजीर बना। ये महमूद गवां जो था वह अपनी वजारत के दौरान इसने एक तो बीदर में एक विद्यालय स्थापित किया। विद्यालय का उस समय कह सकते हैं मदरसा शब्द। बीदर में इसने मदरसा स्थापित किया, बीदर क्योंकि राजधानी हो चुकी थी। एक इसका ग्रंथ है रौजत उल इंसा। रौजत उल इंसा, ये रौजत उल इंसा जो है पत्रों का संग्रह है इसके, जो इसने पत्र लिखे थे वो है। और दीवान ए अस्र, दीवान ए अस्र एक इसका दूसरा ग्रंथ है। तो इसके दोनों ग्रंथ भी याद रखिए आप, रौजत उल इंसा और दीवान ए अस्र। और तीसरा, इसको मलिक तुज्जार की उपाधि दी गई। मलिक तुज्जार का मतलब है व्यापारियों का प्रधान, यानी कि व्यापारियों के प्रधान की उपाधि किसने ली थी? महमूद गवां ने। बाद में चूँकि राजनीतिक शक्ति इसकी ज़्यादा बढ़ गई, ये ज़्यादा मजबूत हो गया, तो इसी के दरबार के अन्य लोगों ने षड्यंत्र करके इसको मरवा दिया और महमूद गवां की कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन आपके लिए नहीं ख़त्म हुई महमूद गवां की कहानी, क्योंकि महमूद गवां से परीक्षा में सवाल कभी भी पूछा जा सकता है। महमूद गवां पर जब बात चले तो आप 4-5 बातें अपने उसमें जैसे का खा गा रटते हैं ना, ऐसे रट लीजिए कि महमूद गवां पर्सिया का था, बीदर में मदरसा बनवाया, इसके ये 2 ग्रंथ हैं और मलिक तुज्जार इसने उपाधि ली थी। आपके लिए यही काम की चीज़ है। अंतिम शासक हुआ जो बहमनी का था। यद्यपि अभी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, आपको बताएंगे बहमनी 5 भागों में कैसे टूटा, लेकिन अंतिम शासक जो बहमनी का था मेन उसमें स्ट्रीम में, उसका नाम है खलीमुल्ला शाह। खलीमुल्ला शाह अंतिम शासक था और 1538 में इसकी मृत्यु हो गई। ये आप बहमनी से रिलेट तथ्य आपके हो गए। इसी बहमनी शासक में जो इन्होंने 4 सूबे बनाए थे, वही सूबे बाद में धीरे धीरे मजबूत हो गए और बहमनी 5 भागों में टूट गया। यानी कि बहमनी में 5 राज्यों का उदय हुआ, छोटे छोटे। उन 5 राज्यों में जो शासन करने लगे लोग, उन्हीं के नाम पर वो शाही स्थापित हो गई, जैसे आदिल शाही, कुतुब शाही। कहाँ क्या हुआ परीक्षा में यही पूछा जाता है, पहला प्रश्न। दूसरा, ये 5 कौन थे, और हर की व्यक्तिगत विशेषताएं इनकी आपको थोड़ी थोड़ी याद कर लेनी परीक्षा के हिसाब से। तो 5 भाग जो थे आपके, आपको स्पष्ट रहे इसलिए इसको हटाते हैं फालतू का यहाँ से। आप देखिए, फर्स्ट बीजापुर, सेकेंड गोलकुंडा, थर्ड अहमदनगर, फोर्थ बीदर और 5th बरार। 5 भागों में ये बहमनी साम्राज्य टूट गया। ऐसे परीक्षा में कभी कभी सवाल लिखा आता है, ये यहाँ लिख देगा इसके सामने, ये इसके सामने लिख देगा, ये अलग अलग कर देगा और आपसे कहेगा मैच करिए। तो बीजापुर में क्या थी? पहली बात तो ये दिमाग में आपके तस्वीर छप जाए, जैसे लोगों की तस्वीर नहीं,
प्रेमियों के सामने प्रेमिका की तस्वीर छपती है, वैसे इस तस्वीर को छाप लीजिए अपने आगे, फिर वो चेहरा नहीं उतरेगा। कई बार तो किताब पढ़ते हुए भी चेहरा नज़र आता है, जैसे आप इसको ये दिमाग में आना चाहिए आपके, बीजापुर आदिल शाही, क्योंकि हर परीक्षा का सवाल है ये। गोलकुंडा कुतुब शाही, अहमदनगर निजाम शाही, बीदर बरीद शाही, बरार इमाद शाही। ये आपको पांचों रट जाने चाहिए। अब आदिल शाही में क्या हुआ, उनकी कुछ बातें हम लोग पढ़ लेते हैं, गोलकुंडा की कुछ बातें पढ़ लेते हैं, कुछ अहमदनगर की, क्योंकि बीदर में कुछ बहुत पढ़ने लायक है नहीं, मैंने उसी पे लिख दिया, आपको बता दूंगा। बरार पर भी कुछ ज़्यादा पढ़ने लायक है नहीं, ठीक है। आप लोगों को केवल यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीदर बरीद आखिर में समाप्त हो जाएंगे। ये देखिए मैं लिख रहा हूँ, बीजापुर ने बीदर को 1618-19 में अधिग्रहित कर लिया, हड़प लिया, यानी बीदर की कहानी क्या होती है, ख़त्म हो जाती है 1618-19 में। और अहमदनगर ने किसको हड़प लिया, बरार को हड़प लिया, यानी अहमदनगर ने बरार को हड़प लिया, बीजापुर ने बीदर को हड़प लिया। तो बाद में 3 राज्य स्वतंत्र रह जाते हैं, जिनको मुगलों द्वारा जीता जाता है। अंत में सबसे औरंगजेब फंस जाता है जाके इन्हीं राज्यों में, और माना जाता है कि औरंगजेब की समाधि दक्षिण में ही बन गई, यानी औरंगजेब इससे बाहर नहीं निकल पाया। ये लोग सशक्त थे ही, बाद में हम लोग मराठा पढ़ेंगे, मराठे आ गए, मराठे और ये सब मिल करके औरंगजेब की समाधि बना देते हैं, और वो दक्षिण से बाहर नहीं निकल पाता, ख़त्म हो जाता है वहीं। तो ये राज्य इसमें हालांकि मिला देता है, वो कौन किसको मिलाता है अभी हम करेंगे, लेकिन ये राज्य मजबूत होते हैं। अब हम लोग सबसे पहला पढ़ते हैं बीजापुर के आदिल शाही के विषय में। इसका संस्थापक था यूसुफ आदिल खां। अब आप एक एक तथ्य देखते जाइए, चूँकि आदिल शब्द आ रहा है इसीलिए इसको क्या बोला गया, आदिल शाही, यहीं से जुड़ा हुआ है। दूसरे शासक का नाम है इब्राहिम आदिल शाह। देखिए संस्थापक पूछा है तो आप यूसुफ आदिल खां लिखेंगे, लेकिन अब महत्वपूर्ण शासक की शुरुआत हुई तो इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह के विषय में इसने फारसी की जगह हिंदवी को, इसको बोलते हैं दक्कनी हिंदी, एक जो दक्कनी हिंदी बनी, जो मुंबई की आजकल भाषा है कह लीजिए, बल्कि और दक्षिण में एक उर्दू, फारसी और के शब्द जब उर्दू उसमें हिंदी में घुसे तो उर्दू का जन्म हुआ, उर्दू भाषा एक अलग बनी। इसी तरह दक्कनी हिंदी एक अलग भाषा बनी। वो दक्कनी हिंदी, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी जानते होंगे, दक्कनी हिंदी पर एक पर्याप्त क्वेश्चन आता है, बड़ी भाषा हुई, इसमें कई किताबें लिखी गई, अभी आगे चर्चा करेंगे। तो इसने क्या किया, फारसी से अपनी राजभाषा क्या कर दी, हिंदवी कर दी। एक ही काम इसका महत्वपूर्ण है। इसके बाद अली आदिल शाह बैठा गद्दी पर। अली आदिल शाह की पत्नी का नाम था चांद बीबी। चांद बीबी आपने जरूर नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो फिर शर्म की बात है, वही लोटे भर पानी में डूब मरने वाली बात है। चांद बीबी बचपन से ही हम लोग पढ़ते हैं कि चांद बीबी कौन थी, चांद बीबी कहाँ की थी, क्योंकि चांद बीबी एक बहुत महत्वपूर्ण शासिका हुई मध्यकाल में। चांद बीबी जो है, एक तो ये सूफी कहलाता था, अली आदिल शाह की उपाधि क्या थी, सूफी, बहुत अच्छा था व्यक्ति, और चांद बीबी से शादी हुई। चांद बीबी जो थी वो अहमदनगर की रहने वाली थी, निजाम शाह के घर की, लेकिन शादी कहाँ से हुई, आदिल शाह के घर से। नौरसपुर नामक एक नगर भी इसने बसाया था। इतनी बातें इसके विषय में आपको पता होनी चाहिए। अली आदिल शाह के बाद इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट शासक है। इसके विषय में देखिए 5 बातें लिखी हमने। एक तो इसकी जगत गुरु उपाधि है। जगत गुरु किसे कहेंगे, जिसके अंदर बहुत क्षमताएं होंगी, जगत गुरु। तो इसको उपाधि क्या दी गई, जगत गुरु। इसको अबला बाबा कहा गया। अबला बाबा मतलब निर्धनों का मसीहा, निर्धनों की मदद करने वाला, गरीबों की मदद करने वाला, असहायों की सहायता करने वाला, अबला बाबा। तो इब्राहिम आदिल शाह सेकंड की पहली बात जगत गुरु, अबला बाबा के ऊपर। अब देखिए आप अगर अपने नोट्स में अच्छे से नहीं बनाएंगे तो सब आपका कंफ्यूज होने लगेगा। एक व्यक्ति था अहमद शाह, उसने भी उपाधि ली थी वली या संत की, उसको कहा जाता है। और एक व्यक्ति आ गया इब्राहिम आदिल शाह, ये दोनों बहमनी के ही हैं, वो मेन स्ट्रीम का है, ये आदिल शाही का है। तो आप जब अपनी कॉपी में अलग अलग लिखेंगे तब स्पष्ट होगा, तो आप अच्छे से करेंगे। निर्धनों का मित्र कहा जाता था। इसकी पुस्तक का नाम है किताब ए नौरस, किताब ए नौरस। और इसके बाद अंतिम शासक जो हुआ मोहम्मद आदिल शाह, जो फेमस हुआ। और मोहम्मद आदिल शाह की और कोई खासियत नहीं है। एक आपने सुना होगा गोल गुंबद, गोल गुंबद है बीजापुर में, वहीं पर गोल गुंबद इसी ने बनवा, यही गोल गुंबद के अंदर का दफन है, यानी गोल गुंबद में इसकी समाधि है। एक अच्छा स्थापत्य का नमूना है गोल गुंबद। कभी आप फोटो देखेंगे गूगल पर या कहीं डाल के तो अच्छा सा आ जाएगा इसका इतिहास पूरा। तो गोल गुंबद में कौन दफन है, मोहम्मद आदिल शाह। ये बातें हो गई आदिल शाही की। आदिल शाही के बाद हम लोग बढ़ते हैं गोलकुंडा की तरफ। दूसरा गोलकुंडा जो कि आधुनिक हैदराबाद है। गोलकुंडा को आधुनिक क्या कहेंगे, हैदराबाद कहेंगे। और गोलकुंडा के फेमस क्या हुए, कुतुब। गोलकुंडा की कुतुब शाही फेमस थी। अब इनके विषय में मैंने यहाँ पर लिख रखा दूसरे पॉइंट में, देखिए कुछ बातें। इसके संस्थापक का नाम कुली शाह, एक बात। दूसरा शासक हुआ इब्राहिम, और इसने उपाधि लिखा है कि
कुतुब शाह की, यही कारण है कि ये क्या कहलाते हैं, कुतुब शाही, गोलकुंडा की कुतुब शाही, इब्राहिम कुतुब शाह। इसके बाद एक व्यक्ति आता है मोहम्मद कुली, और इसने हैदराबाद नगर की स्थापना की। आज का आधुनिक हैदराबाद इतना बड़ा शहर है, किसने स्थापना की आपसे पूछा जाए, बड़े बड़े नगरों के संस्थापक पता रहने चाहिए, दिल्ली का, कलकत्ता का तो कोई अंग्रेज़ है, दिल्ली तोमर राजवंश से आएगी, तो आप इन सब चीज़ों को एक एक होमवर्क में लिखिए और बड़े बड़े शहरों का देखिएगा कैसे बसे। तो मोहम्मद कुली ने हैदराबाद नगर बसाया, और दीवान इसका एक ग्रंथ है, वही दक्कनी हिंदी में दीवान एक इसका बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा इसने मोहम्मद कुली ने। 1687 में औरंगजेब द्वारा इसको मिला लिया गया, यानी बीजापुर को मिला लिया गया 1687 में। औरंगजेब जो मुगल शासक है, जब पढ़ेंगे औरंगजेब तब फिर एक बार यही जब बात चर्चा करेंगे। ये साहित्यकारों का बौद्धिक क्रीड़ा स्थल कहा जाता था गोलकुंडा, कभी पूछ ले, यानी कि यहाँ बहुत सारे साहित्यकारों को आश्रय मिला होगा तभी तो कहा जाएगा। और खुद ही देखिए इतना बड़ा साहित्यकार हो, दीवान ग्रंथ रच रहा है, ठीक है। साहित्यकारों का बौद्धिक क्रीड़ा स्थल कौन था, गोलकुंडा। गोलकुंडा का हीरा बाजार बहुत फेमस था, क्योंकि गोलकुंडा की खान से हीरे निकलते थे, अब भी निकलते हैं कुछ। मीर जुमला एक बहुत बड़ा हीरे का व्यापारी था। कोहिनूर हीरे की भी कहानी यहीं से शुरू होती है। कोहिनूर हीरा तो जानते होंगे, फिर अगर कोहिनूर हीरा नहीं जानते तो फिर वही शर्म की बात है। कोहिनूर हीरा रानी विक्टोरिया के उसमें लगाया गया, अंग्रेज़ यहाँ से लेके गए, बाद में नादिर शाह, उसकी एक अलग कहानी है कोहिनूर हीरा की। अब कहानी सुनाने का मेरे पास समय नहीं पूरा कि कहाँ से निकला और कैसे कैसे चला। आप कोहिनूर हीरा डालिएगा, बड़ी अच्छी कहानी आएगी। कुल मिला के ये समझिए कि नादिर शाह है एक आक्रमणकारी भारत पे, वो लूट के ले गया था भारत से, और वही इसको शब्द देता है कोहिनूर, मतलब प्रकाश का नूर, इस तरह से वो इसको बोलता है। और मीर जुमला एक बहुत बड़ा ईरान का व्यापारी था, हीरा व्यापारी। पहले इनके शासन में आया यहाँ पर, बाद में ये मुग़लों से जा मिला, मतलब ये सेना में भी रोल अदा करता था, बड़ा व्यापारी था, पैसे थे, सैनिक रखता था। बाद में मुग़लों की तरफ से खूब लड़ा भी ये मीर जुमला, इसका नाम इसलिए आता है। और मदन्ना खन्ना भी दो बड़े यहाँ के प्रसिद्ध व्यापारी थे। ये आपका हो गया, गोलकुंडा की बातें हो गई। गोलकुंडा के बाद अहमदनगर। अहमदनगर की क्या फेमस है, निज़ाम शाही। अहमदनगर में शुरुआत किसने की, मलिक अहमद ने, और इसने उपाधि ली निज़ामुल मुल्क, इसीलिए क्या हो गई, निज़ाम शाही। मलिक अहमद ने निज़ामुल मुल्क की उपाधि ली। और इसने क्या किया, पहले इनकी राजधानी थी जुन्नौर, यानी इसकी अहमदनगर की, लेकिन जुन्नौर से कहाँ राजधानी ले गया, ये अहमदनगर ले आया। तो अहमदनगर की मलिक अहमद अहमदनगर की स्थापना की और जुन्नौर से अपनी राजधानी अहमदनगर ले आया। इसके बाद एक शासक आया हुसैन निज़ाम शाह, कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं। आखिरी शासक इनका बुरहान हुआ, बंदी बना लिया गया, बाद में मर गया वो। जब मर गया तो मियाँ मंझू और चांद बीबी में संघर्ष हुआ विरुद्ध, यानी दोनों में ये दो गुट बन गए, मियाँ मंझू का और चांद बीबी का। क्योंकि मियाँ बीबी, मैंने कहा था चांद बीबी कहाँ की थी, अहमदनगर की। जब ये ख़त्म हो गया आदिल शाह जी तो चांद बीबी वापस अहमदनगर आ गई, और अहमदनगर आकर के यहाँ राजनीति में भाग लेने लगी। तो इनके दो ग्रुप हो गए, बाद में ये सब समाप्त हो गए, क्योंकि औरंगजेब द्वारा इनको, बाद में औरंगजेब नहीं, शाहजहाँ ही इनको मिला लेता है अहमदनगर को। एक इनके वहाँ बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति सेनानायक आया, उसका नाम था मलिक अंबर। नाम केवल सुन लीजिए, मलिक अंबर। ये अबसीनिया का दास था, इनका वजीर बना। इसने दक्षिण में रैयतवाड़ी व्यवस्था स्थापित की, इसकी ये खासियत थी। और छापा मार युद्ध करके बहुत दिन तक मराठों से लड़ा, संघर्ष किया, और ये अहमदनगर का एक बहुत महत्वपूर्ण सेनापति हुआ, बहुत सारे युद्ध जीता ये मलिक अंबर, और बड़ा चतुराई से जीतता था। 1633 में शाहजहाँ के द्वारा अहमदनगर का विलय कर लिया गया, आप याद रखिएगा। इसके बाद बीदर, केवल इसके विषय में यहाँ की बरीद शाही। इसके अमीर अली बरीद जो है, ये क्या थे, इसके संस्थापक थे, नाम याद रखिए, अमीर अली बरीद। एक बार परीक्षा में आया, मुझे याद है, उसने क्या किया, बरीद अली कर दिया और अली बरीद लिखा, दोनों नाम आ गए, तो कितना कन्फ्यूजिंग हो गया। हालांकि हिस्ट्री का पेपर था कोई, तो आप अली बरीद याद रखिएगा। इसको दक्कन की लोमड़ी कहते हैं। लोमड़ी क्या होती, बहुत चालाक होती है। तो ये जब मौका मिलता था, इधर मिल गया उधर मिल गया, अपना मतलब सेफ्टी देखता था ये, तो इस वजह से इसको क्या कहा जाने लगा, ये दक्कन की लोमड़ी था। और लास्ट में बरार इमाद शाही सबसे पहले अलग हुआ, जो अभी आपको बताते हैं, सर्वप्रथम अलग हुआ इससे, बहमनी से सबसे पहले अलग होने वाला राज्य कौन था, बरार था। और बरार की क्या थी, इमाद शाही, और इसकी राजधानी का नाम था एलिचपुर या गाविलगढ़। ये दो राजधानियाँ हैं इसकी, ठीक है। एक राजधानी उसकी खिरकी भी आती, कहीं देखिएगा उसमें कहाँ किसकी है, खिरकी का भी नाम याद आ रहा मुझे, होमवर्क में डालिए, खिरकी चेक कीजिएगा। तो बरार की इमाद शाही थी और ये एलिचपुर गावलगढ़, सबसे पहले यही अलग हुआ था बहमनी से। एक और आपको बात मैं बताना चाहूँगा, 1565 में हम लोगों ने पढ़ा था ताली कोटा का युद्ध हुआ, याद आ गया,
तालीकोटा यानी विजयनगर से जो इनका आखिरी युद्ध हुआ, जिसमें विजयनगर बर्बाद हो गया, इसी को बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं, राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, उसमें ये सब मिल करके लड़े। ये पांचों नहीं मिले, एक इसमें किनारा कर गया था, यही बरार किनारा कर गया था। आपको इसलिए याद आया मुझे, ये बरार जो था सबसे पहले अलग हुआ था, और जब ये गठजोड़ बनाया इन लोगों ने तो बरार फिर अलग हो गया। बरार ने कहा नहीं मैं संघर्ष नहीं करूंगा इनसे, तो बरार जो है वो अलग हो जाता है। ये बात महत्वपूर्ण। ये आपका मोटा मोटा बहमनी राज्य के विषय में हम लोगों ने आज चर्चा की। बहमनी के बाद अब हम लोगों का जो अगला टारगेट है, सल्तनत पूरा हो चुका था। सल्तनत के बाद हमने प्रांतीय राज्यों में उत्तर भारत के राज्य अलग किए, दक्षिण भारत के विजयनगर बहमनी अलग कर लिए, अब दक्षिण भारत के भी राज्य हो गए। इसके बाद हम लोग सल्तनत पे 2 लेक्चर लेंगे, एक तो लेंगे स्थापत्य संस्कृति का और एक लेंगे सल्तनत की प्रशासन का। जो महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं जो परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को लेकर के हम लोग एक एक लेक्चर इसका करेंगे। और फिर भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, मज़ेदार टॉपिक है, वो करेंगे। तब तक आप लोग खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। आप लोगों को उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।